तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी एक ऐसी बैंक रॉबरी की कहानी है जिसमें चोरों ने यह नहीं सोचा था कि चोरी करेंगे कैसे। ये तो उनकी प्लानिंग का शुरुआती हिस्सा था। उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त और दिमाग ये लगाया कि इस चोरी के बाद जो बैंक से पैसे लूटे जाएंगे, उन पैसों को कब, कैसे, कितने वक्त बाद, कहाँ कहाँ खर्च करना है, ये सोचना है। क्योंकि उन्हें डर था कि अगर बैंक रॉबरी के बाद उन्होंने पैसों को यूँ लापरवाही अंदाज में, लापरवाह तरीके से इधर उधर खर्च करना शुरू किया तो फिर बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। तो आमतौर पर चोर जो है वो बैंक रॉबरी की प्लानिंग करते हैं, कैसे फुल प्रूफ चोरी होगी। लेकिन यहाँ इस बैंक रॉबरी की कहानी उल्टी थी। यहाँ ये थी, इसका मतलब ये कि चोर 100% श्योर थे कि चोरी तो बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन उसके बाद मुश्किलें आएंगी। उसके बाद अपने आप को कानून से, पुलिस से छुपाना है और उन पैसों को, जो कि बेइंतहा पैसे हैं, उसे इस तरीके से खर्च करना है कि किसी को भनक तक ना लगे। उनकी अपनी लाइफ स्टाइल, वो कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कब, किस वक्त कितने पैसे खर्च करेंगे, एक बार में कितने खर्च करेंगे, इन सारी छोटी छोटी जो डिटेलिंग पे उन्होंने काम किया। और उससे पहले जाहिर है कि बैंक को कैसे लूटना है उसके ऊपर भी काम किया। ये कहानी करीब 26 साल पुरानी है और उस वक्त यानी कि 26 साल पहले अमेरिका की हिस्ट्री की ये कैश किसी बैंक से लूटने की सबसे बड़ी वारदात थी। इससे ज़्यादा एक साथ किसी बैंक से इतने पैसे नहीं लूटे गए जो तब लूटे गए थे। सितंबर 12, 1997 कैलिफोर्निया, अमेरिका का स्टेट, और लॉस एंजलिस, वहाँ की ये कहानी है। लॉस एंजलिस में एक डनबार आर्म्ड कंपनी की वैन चला करती थी। डनबार इसी नाम से ये मशहूर भी है। जैसे अपने आप में देखा होगा, बहुत सारे जो बैंक्स हैं, एटीएम हैं, तो एटीएम पे कैश वैन आती है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं गन लेकर, अंदर की तरफ दो, बाहर भी, और हर एटीएम पर जाकर फिर वो जो कैश है वो ट्रांसफ़र करते हैं। या बैंक से भी बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो शाम को जब कलेक्शन हो जाता है तो फिर उसको कहीं ख़ास जगह पर ले जाते हैं। तो ऐसी कैश वैन का इस्तेमाल होता है। और दिल्ली में ऐसी एक कैश वैन से 2-2.5 करोड़ रुपए लूटे भी गए थे। शायद मैंने उसकी कहानी आपको सुनाई है। तो ऐसी एक डनबार आर्म्ड कंपनी कैश वैन, इनका काम ये था कि ये अलग अलग बैंक से ये कैश उठाते, फिर उस कैश को जहाँ डिपॉजिट करना होता वहाँ ले जाते। मतलब एक तरह से पिक करते फिर ड्रॉप करते, यही काम था, और अपनी सिक्योरिटी देते। लॉस एंजलिस में इसी डनबार कंपनी कैश वैन का एक दफ्तर था। उस दफ्तर क्या, एक सिंगल फ्लोर एक बिल्डिंग थी। तो वहाँ पे जब भी किसी बड़ी जगह से बड़े कैश आते तो वैन में आते और उसके बाद उस दफ्तर के अंदर वो ट्रांसफ़र होते, फिर वहाँ से किसी और ज़रिए से वो पैसे जाते, अलग अलग बैग में पैसे होते थे। तो कुल मिलाकर एक हॉल था एक तरह का। एक जगह से पैसे लाने हैं कैश वैन में, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र करना है, फिर यहाँ से आगे जाना है। तो ये डनबार आर्म्ड कंपनी थी जो कैश वैन और ये अपने बख्तरबंद गाड़ियाँ इनकी थी वो जो सप्लाई करती थी। तो इसी कंपनी में और इसी बिल्डिंग में लॉस एंजलिस के एक शख्स काम करता था जिसका नाम था एलन पेस। एलन पेस यहाँ काफ़ी वक्त से काम कर रहा था और वो यहाँ का रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था इस बिल्डिंग का। तो यहाँ की गाड़ियों की देखभाल, गाड़ियाँ ठीक हैं, कहीं कोई हादसा ना हो जाए इसके साथ, कोई रास्ते में रोक कर इसे लूट न ले, उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, और इस बिल्डिंग की सेफ्टी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी जो थी एलन मेस की थी, क्योंकि वो रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था यहाँ पे। उसने काफ़ी लंबे वक्त तक इस जगह पे काम किया। फिर एक रोज़ उसे ख्याल आया, वो लगातार देखता था कि यहाँ पे बहुत सारे कैश आते थे। उसने बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ को नोटिस किया। तब तक उसके दिमाग में कोई बुरा ख्याल नहीं था, बट उसे मालूम था कब कैश वैन आती है, यहाँ से कैसे फिर उसको अनलोड किया जाता है, फिर वो बैग कहाँ रखाए जाते हैं, किस बैग में कितने के नोट्स होते हैं, छोटे नोट, बड़े नोट, उसके लिए अलग अलग बैग होते हैं, उसके मार्क अलग होते हैं, कितनी देर तक रखा जाता है, फिर कैसे ट्रांसफ़र होता है, फिर यहाँ से आगे कैसे जाता है, वहाँ से पीछे से कैसे लाया जाता है, कहाँ कहाँ पे कैमरे हैं, कहाँ कहाँ पे गार्ड हैं। मतलब पूरा फुल जो मैप से लेके एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ एलन पेस ने अपने दिमाग में बिठा रखा था। और तभी उसे ख्याल आया कि उसे इस बिल्डिंग के बारे में इतनी जानकारी है कि वो बड़ी आसानी से यहाँ कभी भी सेंध लगा सकता है। लेकिन ये उसके अकेले के बलबूते की बात नहीं थी। धीरे धीरे उसने पहले अब अपने आप काम करना शुरू किया। उसने देखना शुरू किया कि यहाँ से कब, कितने बजे सबसे आसानी से पैसे चुराए जा सकते हैं, सबसे ज़्यादा कैश किस वक्त होता है, किस बैग में होता है, वो बैग कहाँ रखा होता है, उस कैश के वक्त दिन में, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कितने गार्ड होते हैं, कितने स्टाफ होते हैं, कैफेटेरिया में कितने लोग होते हैं, गेट पे कितने होते हैं, गाड़ियाँ कितनी होती हैं। ये सारी चीज़ें उसने एक एक बारीकी के साथ नोट किया। फिर उसे लगा कि यहाँ पे लूट की जा सकती है, लेकिन अकेले नहीं। अब उसने सेकंड फेज़ अपनी साजिश का वो शुरू किया।
उसने अपने बचपन के 5 दोस्तों को चुना जो अलग अलग शहरों में थे अमेरिका में ही, और उनके साथ ये सब अलग अलग हो चुके थे, अलग अलग सब अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। तो इसने अपने उन 5 दोस्तों को चुना जिन्हें पैसों की भी ज़रूरत थी, कुछ के ऊपर कर्ज भी था। तो उसे लगा ये दोस्त सबसे ज़्यादा कारगर होंगे, और 5 दोस्तों को लॉस एंजल्स बुलाया, उनके साथ एक मीटिंग की और पहली बार उन्हें अपना प्लान बताया। उसने कहा कि डनबार आर्म्स कैश वैन की जो बिल्डिंग है, जो उनका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे एक वक्त में करोड़ों रुपए होते हैं, अरबों रुपए बल्कि कैश, तो उन्हें लूटना है। तो अब ये हुआ कि कैसे, एक तो आम लोगों की एंट्री नहीं है। तो उसने कहा कि पहला यही है कि तुम 5 को वहाँ पे नौकरी पर रखो। चूँकि ये रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था तो ठीक ठाक पोस्ट, तो उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगा। फिर धीरे धीरे करके उसने एक साथ नहीं, अलग अलग 5 दोस्तों को उसी बिल्डिंग में नौकरी पर रखवा दिया। अब वो 5 और एलन पेस 6 अब ये एक साथ उस जगह पे काम करने लगे। अब इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने सारी चीज़ें, सारी रैकी की, हर फ्लोर के ब्लूप्रिंट्स, कैमरा कहाँ पर इंस्टॉल है, कहाँ क्या है, कितने गार्ड हैं, 5 को एक एक चीज़ बताना शुरू किया। धीरे धीरे अब 5 भी सारी चीज़ें जान गए। अब उसके बाद ये था कि किस दिन, वीकेंड पे, वीकडे पे सबसे ज़्यादा कैश कब होता है, तो उसका इंतज़ार, उसके बारे में पूरी रिसर्च। तो ये सब करते करते आखिर में ये एक चीज़ और भी थी कि पहले से तय नहीं था कि किस दिन हम बैंक को लूटेंगे या इस बिल्डिंग में रखे हुए पैसों को। वो उसी दिन होगा जिस दिन बहुत ज़्यादा कैश होंगे। तो कोई प्लानिंग नहीं तारीख की। अचानक फिर वही 12 सितंबर 1997 की तारीख थी, और उसी दिन में, मतलब 11 सितंबर के दिन में बल्कि, एलन पेस को इस कंपनी ने नौकरी से बोला कि अब आप निकल जाइए, आपको हमारी ज़रूरत, आप हमारी नहीं है आपको। उसकी वजह ये थी कि जो ये वैन थे, कैश वैन, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करने का इल्ज़ाम था। कुछ लोगों ने देखा कुछ कि एलन पेस उस कैश वैन के गाड़ियों के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, तो ये एक सिक्योरिटी ब्रीच था। तो इसलिए कंपनी ने उसे बुलाकर कहा कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप लोग, मतलब आप जा सकते हो। अब एलन पेस को उसी दिन ये नोटिस थमा दिया गया, अब कल से उसे आना नहीं है। एलन पेस वहाँ से निकलता है, अपने घर जाता है। इसके बाद 5 दोस्त शाम को बाकी लौटते हैं, रात को सब मिलते हैं। उसके बाद वहीं एलए में एक जगह एक पार्टी में पहुँचते हैं, वहाँ ड्रिंक करते हैं। काफ़ी भीड़ थी लोगों की, फ्राइडे नाइट, तो फ्राइडे नाइट को जनरली भीड़ ज़्यादा होती है क्योंकि वीकेंड शुरू हो गया। पार्टी करने के बाद अब ये तय करते हैं कि चलो अब वापस चलता है उसी जगह पर। इसके बाद ये लोग रात करीब 12 बजे वापस उसी कैश वैन की बिल्डिंग में आते हैं। क्योंकि 5 अभी नौकरी पर थे, एलन पेस को उसी दिन कहा गया था, सारे स्टाफ से दोस्ती थी, तो ऐसा नहीं था कि उसके आने पर रोक टोक है। वो आया वहाँ पर, और ये लोग सीधे पार्टी से आए थे। टाइमिंग ऐसा चुना कि एक शिफ्ट खत्म हो और दूसरा शिफ्ट वाले गार्ड अब वहाँ पर आए, तो करीब 1 बजे गार्ड चेंज होते थे। ये लोग 12 बजे पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद ज़्यादातर गार्ड कैफेटेरिया में थे, खाना खा रहे थे। ये अपने साथ टेप वेप लेकर गए थे, गन लेकर गए, वॉकी टॉकी लेकर गए उस ज़माने में, कि आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे। और तमाम गार्ड को वहाँ डक टेप से उनके हाथ मुंह सब बंद कर दिए, गन पॉइंट पर उनको एक तरफ कर दिया। और फिर एलन पेस को पता था कि बड़े नोट्स किस बैग में होते हैं, छोटे नोट्स किस बैग में होते हैं। उसके बाद इन्होंने अलग अलग सारे बैग, वहीं बाहर एक ट्रक, जो इनकी कैश वैन होती है, तो एक ट्रक खड़ा था, उसमें एक एक करके वो बैग डालते हैं। क्योंकि उन सारी गाड़ियों के बारे में एलन पेस को पहले से जानकारी थी, वहाँ काम कर चुका था। आधा घंटा लगता है इनको। इस आधे घंटे के अंदर वो उस बिल्डिंग से उस वक्त $18.9 मिलियन, मतलब करीब 1.5 अरब इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें, 1 अरब और 40-45 करोड़ के हिसाब से, मतलब 1.5 अरब रुपए आप मानकर चलिए। तो ये वो ट्रक में डालते हैं। और जाने से पहले एलन को पता था कि यहाँ कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरे, वो सारे कैमरे को डिस्ट्रॉय करता है, उसके हार्ड डिस्क को निकालता है, क्योंकि उसे ये भी पता था, क्योंकि रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था, और अपने साथ ले जाता है। एक भी प्रूफ वहाँ पर नहीं छोड़ता है। सब मास्क में थे तो कोई पहचान भी नहीं पाया। अब चूंकि एलन वहाँ पे पहले से काम करता था तो इसलिए वो मुंह से कुछ बोल नहीं रहा था ज़्यादा। और इसके बाद ये सब ट्रक में लेते हैं और ट्रक लेकर निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद जब शिफ्ट में दूसरे गार्ड की ड्यूटी शुरू होती, वो लोग आते हैं तो देखते हैं सबके हाथ पैर बंधे हुए हैं। फिर वो अलार्म बजाते हैं, फिर पुलिस आती है। अब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। इसके बाद FBI के पास केस जाता है। वहाँ कुछ नहीं मिला उनको, बस एक कैश वैन की एक पीछे की लाइट टूटी हुई मिली, जिससे इन्होंने अंदाज़ा यही लगाया था कि इसी का इस्तेमाल हुआ है चोरी के लिए। अब तफ्तीश शुरू हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं। CCTV कैमरे की सारी फुटेज बर्बाद, हार्ड डिस्क चोर अपने साथ ले गए। अब ये हुआ कि कौन लोग हैं,
ये पहले ही दिन साफ हो गई कि जो भी हो सकता हो ये इनसाइडर का हाथ है, क्योंकि इतनी बारीक डिटेलिंग, इतनी जानकारी ये किसी इनसाइडर का ही हो सकता है, बाहर से आकर कोई अचानक यूँ चोरी करके नहीं जा सकता है। तो जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि इस कंपनी ने एक दिन पहले ही एलन पेस को जॉब से निकाला था। तो FBI का शक हुआ कि बदला लेने के लिए उसने चोरी की हो। एलन पेस से पूछताछ हुई। अच्छा, ये लोग वहाँ से चोरी करने के बाद ट्रक से पैसा निकालते हैं, कहीं ले जाकर डंप कर देते हैं। इनके 5 के अलावा बाकी दोस्त शामिल थे जिनको इस सीन में नहीं लाया गया था। और ये पांचों फिर अपने घर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद फिर उसी पार्टी में पहुँच जाते हैं जिस पार्टी से ये निकले थे। अब वहाँ पे चूंकि पार्टी से ये निकले और लेट नाइट तक पार्टी चल रही है, सभी एकदम ड्रंक, पीने के बाद होश नहीं, और ये दोबारा उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। मतलब बीच में 1 से 1.5 घंटे का गैप होता है। अब वहाँ जाकर फिर से पार्टी शुरू कर देते हैं उन्हीं लोगों के बीच। वही लोग देखते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। अब यहाँ मामले की तफ्तीश हो रही है। तो एलन पेस पे शक था। पुलिस की टीम गई, पूछी कि भाई आप रात कहाँ थे? तो उसने कहा मैं तो बार में था, पार्टी कर रहे थे। अब वहाँ पर गए तो पता चला कि हाँ ये लोग थे और इतने बजे से आए हुए थे। अब FBI को और बाकी पुलिस को भी लगा कि हाँ यार ये इस वक्त भी था, इस वक्त भी था। तो बीच की जो कड़ियाँ थी चोरी की, वो उन्होंने उतनी ईमानदारी से जांच नहीं की। लेकिन एलन पेस पे शक था तो नज़र रखे हुए, पर कोई चोर नहीं मिल रहा, कोई सबूत नहीं मिल रहा। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। जब चोरों का सुराग नहीं मिला तो पुलिस और FBI दोनों ने यह तय किया कि खामोशी से बैठे रहो और तमाशा देखते हैं। बोला कि छोटी मोटी रकम तो है नहीं, करीब $18.9 मिलियन है, 1.5 अरब रुपए की चोरी हुई है। तो चोर तो मालामाल हो गए। अब ऐसा तो है नहीं कि वो खर्च नहीं करेंगे। तब ऐसे लोगों पे नज़र रखो जो अचानक अमीर हुए, जिन्होंने अचानक बड़े बड़े घर खरीदे हैं, जो अचानक जिनका लाइफ स्टाइल बदल गया, महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे नज़र रखी जाने लगी। उसमें से एक एलन पेस भी था। लेकिन पता चला कि वो तो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जिस रेंटेड हाउस में रहता था वैसे ही रह रहा है, वैसे ही कपड़े पहन रहा है, महंगी जगह पे जा नहीं रहा है। 6 महीने बीत गए, उसके रोज़मर्रा रूटीन में कोई फ़र्क नहीं आया एलन पेस। अब FBI को लगा ये क्या चक्कर है। इधर इन लोगों ने क्या किया कि अपने कुछ और, ये 6 दोस्त थे ही थे, कुछ ऐसे दोस्तों को इस साजिश में शामिल किया जो कहीं पर्दे के सामने ना आए। इन लोगों ने एक लॉस एंजल्स में ही इमिग्रेशन लॉयर को कांटेक्ट किया, एक वकील को, और उस वकील को भरोसे में लिया, $1 मिलियन दिया और कहा कि $1 मिलियन है, तुम्हें हमारी मदद करनी है। वकील ने पूछा क्या मदद करनी है? उसने कहा कि हमारे पास पैसे हैं, और सारी कहानी बता दी भरोसे में लेने के बाद। और उसको धमकी भी, अगर तुमने मुंह खोला तो फिर गड़बड़ होगा। वकील लालची था, उसने कहा हमें क्या मतलब है, $1 मिलियन फ्री का मिल रहा है। उसने पैसे लिए। अब उस वकील ने अपने शातिराना तरीके से ये जो बैंक से लूटे गए पैसे थे सारे, इसको अलग अलग इन्वेस्ट करना शुरू किया, बेनामी संपत्ति के तौर पर। जैसे अपना होता है कि है मेरी लेकिन मैं किसी और के नाम पे खरीद रहा हूँ। तो ज़्यादातर प्रॉपर्टी में पैसे लगाने शुरू किए, कुछ गाड़ियों में लगाए, कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए। और इन लोगों को बाकायदा ये भी दिखाया, इनके नाम पे चेक भी वो इशू करता रहा। फिर ये भी दिखाया कि ये इनके अलग अलग कुछ काम करता है, उसकी सैलरी भी इनको दे रहे हैं। तो वो सब वाइट होता गया। और ये भी है कि सारा पुख्ता सबूत है कि ये लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे, क्योंकि इस वकील ने सारे पेपर इन लोगों के एकदम जेन्युइन तैयार कर दिए थे। सब कुछ चल रहा था। 2 साल बीत गए। 2 साल में इन लोगों ने खूब ऐश किए और इनके कुछ बर्ताव में चेंज नहीं आया। FBI तलाश करती रही, कोई सुराग नहीं मिला। 2 साल बाद एलन पेस के इन 5 साथियों में से एक की एक छोटी सी गलती ने भांडा फोड़ दिया। हुआ यूं कि पूरी प्लानिंग थी कि पैसे खर्च कैसे करने हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये लोग वकील के थ्रू और बेनामी दूसरों के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के नाम पे प्रॉपर्टी ले रहे थे। ऐसे ही एक दोस्त के जरिए इन 5 ने अपने एक दूसरे दोस्त के जरिए एक प्रॉपर्टी खरीदी 2 साल बाद। उससे कहा कि ये लो पैसे और तुम जाकर उस प्रॉपर्टी डीलर को दे दो। अब इसने तो एक मुश्त सारे पैसे दे दिए। उस दोस्त ने गलती की, और इससे भी यह गलती हुई कि जब वो उस प्रॉपर्टी डीलर को पैसे दिया तो बैंक के नोट पे आपने देखा होगा, अगर कोई गड्डी होती है, जो हमारे यहाँ भी है, तो उस पर एक बैंक की स्लिप होती है, कागज़ लिपटी हुई पर्ची होती है, उस पर स्टैम्प भी होता है। जो बैंक से इन्होंने पैसे लूटे थे, करीब $18.9 मिलियन उस वक्त, उसकी हर गड्डी पे ऐसी एक पर्ची लिपटी हुई थी और उस पर बैंक का स्टैम्प था। जब ये रॉबरी हुई तो अखबारों में खबर भी आई। अच्छा, उस वक्त भी एक ये हुआ कि 18.9 मिलियन चोरी हुई है, मीडिया में खबर ना है, क्योंकि इससे साख भी ख़राब होगी कंपनी की और बाकी। तो यही कहा गया था अराउंड 5 मिलियन की ही चोरी हुई है, बाकी सच्चाई बाद में आई थी। तो उस वक्त ये पता था कि ये सीरियल नंबर और कौन कौन से सीरियल नंबर नहीं है, लेकिन हर बैंक पे की गड्डी पे वो स्लिप थी। अब जो पुलिस और बाकी हैं, वो जितने भी ऐसे प्रॉपर्टी डीलर बाकी लोग थे, उन सबको बता रखा था। तो एलन वेस्ट के 5 दोस्तों में से एक ने अपने एक दोस्त को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वो गड्डी दी। उन गड्डियों पे वो पर्ची लगी हुई थी, और उस दोस्त ने अनजाने में वो पर्ची लगी हुई गड्डी ही प्रॉपर्टी डीलर को दे दी। जब प्रॉपर्टी डीलर ने बाद में उस गड्डी को ध्यान से देखा तो देखा कि ये डनबार
कंपनी, उसकी मुहर, और उसे याद आया कि पुलिस वाले उसके पास आए थे कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदे और इस तरह की पर्ची उस पर लगी हो और ये नंबर हो तो हमें इन्फॉर्म करना। 2 साल के बाद उस प्रॉपर्टी डीलर ने पुलिस को फ़ोन किया और कहा हमारे पास एक शख्स आया और प्रॉपर्टी खरीद रहा और उसने ये गड्डी दी और उस पर यही पर्ची लगी हुई है। फ़ौरन पुलिस की टीम उसके पास पहुंचती है, उस शख्स को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करती है, वो अपना मुंह खोल देता है, फिर वो अपने दोस्त का नाम बताता है, फिर वो दोस्त अपने बाकी 4 दोस्त का नाम बताता है और इसके बाद फिर एलन का नाम सामने आता है। तो एक एक कर इन 6 के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद कुछ पता चलता है कि इन्होंने उधर पैसे खर्च किए, करीब $19 मिलियन लूटा था। टोटल जो हिसाब किताब बना वो बना $5 मिलियन का, कि यहाँ है ये यहाँ। बाकी के $14 मिलियन कहाँ, इसका कोई हिसाब किसी ने नहीं दिया, या कहाँ रखें ये भी किसी ने दिया, क्योंकि सारे कैश थे। इसके बाद मुकदमा चला। अदालत ने एलन पेस को 24 साल कैद की सज़ा सुनाई। उसके एक और साथी जिसके हाथ में गन था उसको 17 साल, बाकी को 8 और 10 साल की सज़ा सुनाई गई। सभी को जेल भेजा गया। कुछ और इसके जो दोस्त थे उन सबको सबूत न होने की वजह से छोड़ दिया गया, बट इन 5 को सज़ा हुई, इनमें सबसे ज़्यादा उसी मास्टरमाइंड एलन को हुई थी। इस सज़ा के बाद सभी जेल गए, बाकी सब बात रिहा हो गए थे। लेकिन आखिर में सबसे एलन पेस 2020 में जेल से छूट कर आया अपनी सज़ा पूरी करने के बाद। बाहर आने के बाद उसने कई को अपनी कहानी बेची, उसके ऊपर एक फिल्म भी बन रही है। लेकिन आज भी वो बाकी के $14 मिलियन कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता, और कहते हैं कि शायद वो कभी मिलेगा भी नहीं, इसलिए कि इस बैंक को लूटने के लिए, इन पैसों को लूटने के लिए एलन ने बैंक की चोरी कैसे करनी है इस पे कम, और चोरी के बाद पैसों को कहाँ ठिकाने लगाना और कब कैसे खर्च करना है इस पे ज़्यादा मेहनत की थी। जैसे आपने देखा होगा मनी हाइस्ट जो आया था कि उसमें कब किस मोड़ पर कहाँ क्या क्या हो सकता है, उसकी तैयारी प्रोफेसर ने पहले से की थी। यहाँ एलन भी एक तरह का वही प्रोफेसर था, और उसने ये कहा था कि चोरी करना तो आसान है, निकल लेंगे, लेकिन चोरी के बाद इतनी बड़ी रकम को छुपाना मुश्किल है, इसलिए उन पैसों को कैसे छुपा कर रखना है ये चैलेंजिंग होगा। और वो अगर एक दोस्त ने वो पर्ची उस नोट के साथ, बंडल के साथ ना छोड़ी होती तो शायद ये लोग पकड़े भी ना जाते। लेकिन आज भी FBI के लिए एक चैलेंज है कि बाकी की इस जो बैंक रॉबरी की $14 मिलियन उसका पता लगाए। हालांकि अब करीब 26 साल हो गए, लेकिन आज भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। तो ये थी कहानी अमेरिका के उस बैंक रॉबरी की जो कैश के मामले में अमेरिकी हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी थी। ये ऐसी एक हैरत अंगेज़ कहानी है जिसके जब हम क्लाइमेक्स पर पहुंचेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई क्या दिमाग लगाया, क्या खेल है। इस दुनिया में यूँ तो बहुत सारे देश हैं। एक देश है जिसका नाम है मोनाको। मोनाको इसलिए मशहूर है क्योंकि एक तो ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। जो इटली में वेटिकन सिटी है जहाँ पोप रहते हैं, उसे कहते हैं दुनिया का सबसे छोटा देश। और उस वेटिकन सिटी के बाद अगर दुनिया का सबसे कोई छोटा देश है तो मोनाको। अब छोटा देश कितना बड़ा, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में बसा हुआ है ये देश। सिर्फ 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के दायरे में करीब 42-43 हज़ार, 40 से 43,000 के बीच पॉपुलेशन, यानी 40,000 से 43,000 लोगों की आबादी। इससे 3 गुना तो कल अहमदाबाद के स्टेडियम में थे। तो 42-43 हज़ार की पॉपुलेशन, 2 किलोमीटर का एरिया, और उस एरिया में बसा हुआ ये मोनाको। लेकिन ये छोटा होने के बावजूद बहुत बड़ी, मतलब कमाल का बड़ा देश है। क्यों? दुनिया की जितनी नामचीन हस्तियाँ हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, स्टार, शाही परिवार, ये सब छुट्टियां मनाने इसी मोनाको में जाते हैं, 2 किलोमीटर के एरिया में जो फैला हुआ है। उसकी वजह क्यों? एक तो मोनाको, ये एक तरफ इसकी इटली और एक तरफ फ्रांस, दोनों सरहदें लगती हैं, और बीच में ये 2 किलोमीटर का एक आज़ाद देश जहाँ राजशाही है। तो मोनाको की खासियत ये है, एक तो ये टैक्स हेवन है, जैसे स्विस बैंक के बारे में। नंबर 2, जो बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ उन्होंने अपने बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं, साल में 1-2 महीने आते हैं, छुट्टियाँ मनाते हैं और चले जाते हैं। इस मोनाको की खासियत यह है कि यहाँ एक मैन मेड बीच है समंदर का, बेहतरीन कैसीनो है, यहाँ पे डिज़ाइनर शॉपिंग है, खूबसूरत बार्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारी चीज़ें छुट्टियाँ मनाने के लिए एक आइडियल जगह मोनाको। तो इसीलिए दुनिया के तमाम रईस यहाँ पर जाते हैं और कहते हैं ये जो मोनाको 42 से 43 हज़ार मैंने बताया आपको आबादी, इसमें से ज़्यादातर अरबपति हैं, जो वहाँ के सिटीज़न हैं, जो रहते हैं, जो उनके स्टाफ हैं, बाकी लोग हैं, वो भी लखपति से कम नहीं है। तो मतलब अमीरों का देश ये खुद ही है, जहाँ सारे अरबपति रहते हैं। तो इसी मोनाको की कहानी है। कहानी 31 साल पुरानी है। 1990 आते आते मोनाको में, चूँकि एक मोनाको देश के तौर पर लोगों की नज़रों में था, बड़े बड़े लोग आते थे,
तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन ने ये तय किया कि क्यों ना, जो बहुत सारे लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हैं, बंगला लेकर रहते हैं, एक एक महीना 2-2 महीना चले जाते हैं, एक तो इनके लिए टैक्स हेवन ही है। साथ ही जब वो आएँ तो अपने पैसे, जेवर, ये सब रखने के लिए कोई एक ऐसा मजबूत और बेहद सेफ बैंक होना चाहिए, और उस बैंक में एक नॉमिनल चार्ज फीस के बदले में उनकी सारी अमानतें सुरक्षित रहेंगी। तमाम अरबपतियों से, बाकी लोगों से बातचीत की हुई, तो उन्हें भी लगा कि ये ठीक है, सेफ़ है, हालांकि वो बड़ा सेफ कंट्री है अपने आप में। तो बातचीत रंग लाई। उसके बाद यह हुआ कि एक बैंक बनाया जाए मोनाको में, और उस बैंक में तमाम अमीर हस्तियां जो आती हैं वो अपने कीमती गहने, पैसे उसमें रखें, और बदले में थोड़ी सी फीस उनसे ली जाएगी, वरना इधर उधर कहाँ लेके भटकते रहेंगे। अब चूँकि दुनिया के सारे रईस लोग वहाँ आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, हॉलीवुड स्टार, तो बहुत सारे पैसे और सारी कीमती चीज़ें भी होंगी। तो बात तय हो गई। इसके बाद 1990 में एक 5 एकड़ के एरिया में एक ज़मीन पर एक बिल्डिंग बनी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजबूत, बहुत ही सुरक्षित, और उसी बिल्डिंग पर खड़ा हुआ मोनाको का एक बैंक। उस बैंक का नाम रखा गया रॉयल कंसोर्टियम बैंक। तो ये रॉयल कंसोर्टियम बैंक उन लोगों के लिए जो अमीर लोग थे, वहाँ अपना सामान रख सकते थे। तो अब इस रॉयल बैंक में 1990 में ये चालू हो गया, ठीक ठाक बैंक काम करने लगा। दिसंबर 1992, 11 दिसंबर 1992 की तारीख आई। सुबह बैंक खुला, बैंक के स्टाफ तमाम लोग वहाँ अपने टाइम पर थे, करीब 70 से 90 के बैंक कर्मचारी थे। अचानक बैंक के सारे दरवाजे बंद हो गए और बाहर एक मैसेज दिया गया कि बैंक को बैंक लुटेरों ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहाँ जितने भी स्टाफ थे उन सबको बंदूक की नोक पर अपने कब्जे में ले रखा है, और उन बैंक स्टाफ के अलावा उसमें एक कस्टमर भी था, और वो कस्टमर भी अरबपति, क्योंकि उस बैंक में वही लोग जाते थे। अब ये बात जब बाहर मैसेज पहुंचा और उन्होंने, उनके पास वॉकी टॉकी ये सारी चीज़ें थी, उन्होंने अंदर से धमकी देनी शुरू की, लाउड स्पीकर और वो सारा जो बैंक का सिस्टम था उसके ज़रिए, कि ये बैंक हमारे अब कब्जे में है, और अगर पुलिस ने अंदर आने की कोशिश की या कुछ किया तो ये जो 70 से 80 के करीब जो भी बंधक हैं इन सबको मार डालेंगे। अब मोनाको के लिए बड़ी अजीब चीज़ थी, सीधा साधा देश, कभी ऐसी कोई इंसिडेंट या वारदात नहीं हुई। अब हायर अथॉरिटी तक बात गई, पुलिस की सारी टीम, उनकी जो सुरक्षा एजेंसियां, सारे लोग बैंक के चारों तरफ बैंक को घेर कर खड़े हो गए। अब इस बैंक का ये था कि एक तो मेन रोड की तरफ मेन रास्ता था, एक तरफ पार्क, और बैंक के पिछले हिस्से में, वो जो पिछला हिस्सा था वो समंदर की तरफ खुलता था। वहाँ पे तमाम किनारा था एक तरह से समंदर का, तो वहाँ तमाम नाव और ये बोट वोट ये सब खड़े रहते थे बैंक के बैक साइड में। अब बैंक की रॉबरी की खबर पूरे मोनाको में हड़कंप मच गया। अब बातचीत का दौर शुरू हुआ कि भाई आप क्या चाहते हो, क्या करते हैं। और जिस दिन ये 11 दिसंबर 1992 को ये लोग घुसे थे, तब रफली उस बैंक के अंदर करीब 10,000 करोड़ इंडियन करेंसी में, मतलब था US डॉलर और यूरो में, लेकिन उसको कन्वर्ट करो इंडियन करेंसी तो 10,000 करोड़ रुपीस के कैश और ज्वेलरी, हीरे सोने के जेवरात लॉकर में रखे हुए थे। करीब करीब 80-90 लोगों के, सबसे ज़्यादा जो थे। अब बातचीत का दौर शुरू हुआ, क्या चाहते हो, क्या करते हो। तो 1-2 लोगों ने बात की, भैया अपना डिमांड बताओ। उन्होंने कहा कि नहीं, एक तो पहले आप लोग, पहले डिमांड ये कि कोई बैंक के आसपास नहीं आएगा, वरना हम एक एक कर बंधकों को मार देंगे। इस दौरान में बैंक के अंदर से वो जो सिस्टम था लाउड स्पीकर वाला, उसके अंदर से आवाज़ें आ रही लोगों के चीखने की, धमकी देने की कि बैठ जाओ, गोली मार देंगे, शूट कर देंगे। तो बाहर जब इसे ये आवाज़ आए तो और भी डर जाए। अब सारे बंधकों को एक हॉल के अंदर बंद कर दिया गया। थोड़ा वक्त बीता। अब बाहर से जो नेगोशिएट कर रहे थे, एक नेगोशिएटर मोनाको की, पुलिस के मोनाको के, उन्होंने कहा आप अपनी डिमांड बताओ, इन लोगों को छोड़ दो। तो उसने कहा नहीं, हम किसी एक शख्स से बात करेंगे, और वो नेगोशिएटर कौन होगा ये हम डिसाइड करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप बताओ, हमारे सीनियर आ जाएंगे, कमिश्नर आ जाएगा, जो भी है। तब उन्होंने कहा नहीं, आप एक काम करो, मिस्टर जॉनसन नाम के एक नेगोशिएटर हैं, आप उनको यहाँ बुलाओ। अब पुलिस को लगा कि ये क्या नई बला है। अब 2 किलोमीटर पे बसा हुआ एरिया, कोई भी कितनी दूर पे हो बहुत जल्दी पहुँच सकता है। यहाँ करीब 80 लोगों की जान का सवाल। जॉनसन को खबर दी गई कि भाई आप आइए, आपसे ही जो बैंक रॉबर है अंदर बात करना चाहता है। अब जॉनसन की कहानी है कि जॉनसन जो है वो रहने वाले जर्मन के, लेकिन शिपिंग का बिजनेस, और मोनाको में उनकी अपनी हवेली, बंगला, अरबपति आदमी, और उनका भी इस बैंक में अकाउंट। लेकिन उनकी खासियत ये थी कि वो बहुत अच्छे नेगोशिएटर थे, ये बिजनेस से उन्होंने सीखा था। तो इससे पहले कई ऐसे मौके आए जब कोई रॉबरी हुई या किसी को किडनैप कर लिया गया, कभी जर्मनी में, कभी और कहीं, तो जॉनसन की डिमांड हुआ करती थी, मतलब पुलिस और जो एजेंसियां थी, क्योंकि वो बहुत कायदे से, करीने से बातचीत किया करते थे और मसले का हल निकाल देते थे।
तो जॉनसन को एक बेस्ट नेगोशिएटर के तौर पर जाना जाता था। अब यहाँ उसी नेगोशिएटर को बुलाया गया कि शायद ये हमारा काम आसान कर देगा। तो जितने भी अंदर घुसे हुए थे चोर, उन्होंने बुलाया जॉनसन को। थोड़ी देर के बाद अब जॉनसन बैंक के गेट के सामने, लेकिन जब वो पहुंचे तो पुलिस वाले भी हैरान, देखा जॉनसन अपनी एक बड़ा सा ट्रक और ट्रक को लेकर बैंक के सामने एक जगह थी, वहाँ ट्रक पार कर दी। पुलिस वालों ने पूछा, भैया आप ट्रक? जॉनसन ने कहा तुम्हें दिखाता हूँ। अब वो ट्रक के अंदर जब देखा तो वो ट्रक क्या था, एक तरह से पूरा एक कंट्रोल रूम था। उसके अंदर सारे वॉकी टॉकी, बातचीत करने के, ये सब कुछ था। तो उन्होंने कहा कि जब ऐसे सिचुएशन में, नाजुक सिचुएशन में बातचीत करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत कूल माइंड भी होना पड़ता है, फिर सारी चीज़ें आपको अकेले में बात करनी होती है। तो ये इसीलिए मैंने स्पेशली ये डिज़ाइन ही किया है इस ट्रक को कि ऐसे ही मौके पे इसका यूज़ करते हैं। और जॉनसन ने इस ट्रक का ऐसे मौके पर कई बार यूज़ किया था इससे पहले। खैर पुलिस कहती है अब आप बातचीत कीजिए। जो सामने वालों ने टाइम दिया वो वक्त आया, वॉकी टॉकी से मैसेज आया कि भाई जॉनसन आ गए, आप बात कीजिए। अब पहला आदेश आया कि जॉनसन से हम अकेले में बात करेंगे, कोई और बीच में डिस्टर्ब ना करे। थोड़ी देर के बाद फिर कहा गया कि ठीक है इंतज़ाम करते हैं। मोनाको की पुलिस ने किया, अब जॉनसन बात कर रहे हैं। तो उन्होंने अंदर से पहला जो मैसेज दिया वो ये कि आप पहले तमाम पुलिस वालों को कह दीजिए यहाँ से हट जाए और इसके बाद हम अपनी डिमांड बताएंगे। जॉनसन चूँकि महारती इंसान थे इस मामले में, उन्होंने कहा देखो तुम्हारा यहाँ से निकल कर जाना मुश्किल है, तुम पहले तो बैंक के अंदर जो भी स्टाफ है उनको छोड़ दो और जो एक कस्टमर है उसको भी छोड़ दो और उसके बाद हम बातचीत कर सकते हैं। वो माने नहीं तो फिर बोला कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे बुलाने का कोई मतलब नहीं है। जॉनसन ने कहा फिर तुम्हें जिससे बात करनी है तो मुझसे बात करो। जॉनसन बाहर निकलते हैं, उसके बाद पुलिस वाले से कहते हैं कि ये सिरफिरे लोग हैं, शायद काम के नहीं है मेरे, तो आप ही लोग निगोशिएट कीजिए। अब पुलिस वाले इधर परेशान, क्या करें, उनको तजुर्बा नहीं। उन्होंने जॉनसन से रिक्वेस्ट की, बोला नहीं मुझसे बात नहीं हो सकती। तब तक अंदर से फिर मैसेज आया कि ठीक है हम कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे काम भी हो जाए और सारी चीज़ें ठीक ठाक हो। अच्छा, अंदर वो लोग वॉकी टॉकी और ये सारे जो लगे हुए थे, आवाज़ें बाहर आ रही थी, तो बीच बीच में लोगों के चीखने की, चिल्लाने की, धमकी देने की कंटिन्यू आवाज़ आ रही थी। तो जब ये बातचीत टूटी तो फिर उसके बाद लोगों की आवाज़ें आने लगी, रोने की। तो पुलिस ने रिक्वेस्ट की, जॉनसन ने कहा ठीक है बात करते हैं। अब दोबारा जब ये बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने अपनी डिमांड रखी। उन्होंने कहा देखो हमें कुछ नहीं चाहिए, बैंक के अंदर जो भी है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, हमें 100 करोड़ पे चाहिए, 100 करोड़, और 100 करोड़ के अलावा हमें 2 बोट चाहिए बैंक के पिछले हिस्से में, वो समंदर था, और जब हम यहाँ से निकले तो हमारा कोई पीछा ना करे, अगर आसपास एक भी कोई हुआ तो फिर हम लोगों को मार देंगे। अब 100 करोड़ कैसे, कहाँ, ये बात की भी गारंटी नहीं कि वो छोड़ देगा। खैर जॉनसन ने कहा मोनाको की पुलिस से, उन्होंने अपने हायर अथॉरिटी से बात की। अब ये कैसे बिलीव किया जाए, कैसे भरोसा किया जाए कि सामने वाला सही है अपनी बात पर या नहीं है। तो अब उसके लिए वक्त लगा, उन्होंने वक्त दिया, कुछ घंटे बीत गए। कुछ घंटे के बाद दोबारा आया कॉल, तो जाके इनकी बात मान ली जाए। लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक है आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन अब अंदर से एक नई डिमांड आ गई। अंदर जो था वो उसने वॉकी टॉकी और उसके ज़रिए मैसेज भेजा कि ठीक है हम बाकी की सारी डील और बातें सिर्फ जॉनसन से करेंगे और जॉनसन से मैसेज पे बात नहीं की, मतलब ये वॉकी टॉकी और बाकी चीज़ों से बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आप लोग भी सब सुन रहे हो। आप जॉनसन को बैंक के अंदर भेजो, गारंटी इस बात की कि उसे कुछ नहीं होगा। अब सारे लोग घबरा गए, भाई जॉनसन को भेजा जाए, इसे कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन, अरबपति बिजनेसमैन है। खैर जॉनसन ने कहा कि मुझे ऐसे हालात से निपटने का तरीका आता है, वो तैयार हो गया। अब इसके बाद जॉनसन बैंक के अंदर गया। थोड़ी देर हो गई, जॉनसन बाहर नहीं आया। पुलिस वालों को लगा कि ये क्या कहीं कुछ हो तो नहीं गया। अब पुलिस वाले भी उसी देहड़ में थे, करीब 1-1.5 घंटा बीत गया, जॉनसन बाहर नहीं आया, कोई खबर नहीं आई। पुलिस वाले को लगा कि इस सिचुएशन में क्या करें। तभी इत्तेफाक से उन्होंने राहत की सांस ली, देखा दरवाज़ा खुला और जॉनसन बाहर। अब जॉनसन बाहर आ गया। जॉनसन ने बताया कि 100 करोड़ रुपये उन्हें देने हैं और उसने ये एक शर्त रखी है कि वो ये सारी चीज़ें दिन में हो रही हैं कि 100 करोड़ जैसे आएगा 2 बोट चाहिए, लेकिन वो इस बैंक को खाली करेंगे रात के 9 बजे, ताकि अंधेरा हो जाए और वो आराम से निकलने को उनका चेहरा भी ना देख पाए। अब ये डिमांड बड़ी अजीब, मुझे पुलिस को लगा कि अगर उन्होंने बैंक के आसपास से तो अपने स्टाफ जो फोर्सेस थी हटा लिए, लेकिन छुपे हुए वो लोग दूर दूर इधर उधर नजर रखे हुए थे ताकि मौका मिले तो कोई ऑपरेशन कर दें। लेकिन अब रात की डिमांड की, रात को निकलेंगे, अब रात के अंधेरे में उनको कैसे पकड़ा जाए, मुश्किल था ऑपरेशन, लेकिन मजबूरी थी, 70-80 लोगों की जान खतरे में थी। तो बाहर आए तो पहले तो पुलिस ने कहा नहीं आपको जो भी पैसे लेने अभी ले लो, जॉनसन के थ्रू बताया, लेकिन आप अभी निकल लो। उन्होंने मना किया, इधर से आनाकानी होने लगी, तब तक गोली चलने की आवाज़ आई, फिर हंगामा मचा, अंदर से लोगों के रोने पीटने की आवाज़ें आने लगी। पुलिस घबराई कि कहीं ऐसा ना हो कि मार दे, और ये भी था कि बहुत सारे अंदर
जो लूटने के लिए गए थे उनकी तादाद 10-12 थी, जो बैंक रॉबर थे। पुलिस को लगा कि इस वक्त वो कुछ कर नहीं सकते, उनकी ये मांग माननी पड़ेगी। सरकार तक बात गई, सरकार ने कहा ठीक है, जो उनको मांग रहे हैं अब दे दो, किसी की जान खतरे में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये बैंक की साख का सवाल है। 100 करोड़ का इंतजाम किया गया और ये कहा गया कि रात 9 बजे पैसे अंदर आएंगे और ये पैसे लेकर आएगा जॉनसन, और चाहे तो जॉनसन अपने साथ किसी मोनाको की पुलिस के किसी भी अफसर को साथ लेकर आ सकता है। घड़ी में 9 बजे 100 करोड़ रुपए लेकर जॉनसन अंदर की तरफ। जॉनसन ने कहा भी कोई पुलिस अफसर मेरे साथ चलना चाहे। अब वो सब शरीफ देश के लोग, ये प्रोफेशनल, वो घबराए, उन्होंने कहा आप ही जाके बात कर लीजिए। जॉनसन अकेला अंदर गया पैसे लेकर, और उसके बाद अब पुलिस वाले इंतज़ार करने लगे कि एक एक करके बाहर बंधक वापस आएंगे। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गया, 1 बज गया, कोई अंदर से खबर नहीं, और पुलिस वालों के पास इंतज़ार करने के अलावा कुछ नहीं। सुबह 6 बजे अचानक पुलिस वालों के पास मैसेज आता है वॉकी टॉकी से। एक शख्स बड़ी दबी आवाज़ में पुलिस वालों से बात कर रहा हूँ, कहता है मेरा नाम माइकल है, मैं इसी बैंक का मुलाजिम हूँ और छुप के बात कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा आप बताओ। तो उसने कहा साहब जितने भी हमारे जो बैंक के कर्मचारी हैं वो सब एक हॉल में बंद हैं, और चूँकि मोबाइल है नहीं, लैंडलाइन का एक ज़रिया था, लैंडलाइन भी काट दिया उन्होंने, तो इसलिए मैं उन्हीं के एक वॉकी टॉकी मिल गया, मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि अभी कहाँ पे हैं सारे रॉबर? तो उसने कहा बैंक में तो कोई रॉबर ही नहीं है। उन्होंने कहा क्या बकवास कर रहे हो? उन्होंने कहा जी सारे एक हॉल के अंदर बंद हैं, हॉल का दरवाज़ा बाहर से बंद है और कोई रॉबर नहीं है, मतलब कोई यहाँ पे। तो बोले रोने पीटने की आवाज़। उन्होंने कहा वो पता नहीं, जब शुरू में आए थे तो कोहराम मच गया। उन्होंने कहा कि जो भी हंगामा करेगा हम उसे गोली मार देंगे, बंदूकें दिखाए, कुछ लोग थे तो चीख पुकार मच गई। उसके बाद बस इतना ही। उसके बाद उन्होंने कहा ये पिछले कई घंटों में बीच बीच में लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं। बोला नहीं सर ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ तो अंदर सन्नाटा है। अब पुलिस वालों को माथा ठनका कि ये मामला क्या है। सुबह के 6:30 बजे जॉनसन बाहर नहीं आ रहा है, अंदर से ये कह रहा है कि कोई रॉबर नहीं है, क्या किया जाए। अब पुलिस की टीम कहती है कि नहीं, अंदर दाखिल होते हैं पूरे ऑटोमेटिक वेपन के साथ। फ्रंट गेट से मोनाको की पुलिस, उनकी जो एजेंसियां हैं, उनके लोग एक्सपर्ट बैंक के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि सारा बैंक खाली है, कोई स्टाफ नहीं है। एक बड़ा सा हॉल था, उस हॉल का दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि अंदर सारे मुलाजिम हैं। अब वो चारों तरफ ढूंढ रहे हैं कि रॉबर कहाँ है, सारे जॉनसन कहाँ है। अब बैंक के बेसमेंट में सारे लॉकर थे। अब वो बेसमेंट में पहुंचे तो देखते हैं कि बेसमेंट में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। उस गड्ढे से पुलिस की एक टीम उतरी तो देखा कि ये पीछे समंदर के तट पर इस गड्ढे का मुंह है, मतलब वो गायदा एक सुरंग बनाया गया था। जो लॉकर थे सारे खाली हैं, तो करीब 10,000 करोड़ रुपए सब गायब। अब पुलिस वहां खड़े होकर अपना सर पीट रही है और ये सोच रही है कि ये जो पिछले करीब 20-22 घंटे से इस बैंक के अंदर चल रहा था वो सपना है, क्या हकीकत है। सारी चीज़ें अब रिकॉल कर रहे हैं। जॉनसन तो आया नहीं। अब वो उसके ट्रक में गए, ट्रक में देखा कुछ नहीं है, कहा कि भैया एक ट्रक को हटाओ। जब ट्रक को हटाएगा तो देखा जहाँ पे ट्रक पार्क है उसके ठीक नीचे एक टनल है। पुलिस ने कहा ये क्या इशू है। अब इसके बाद सारी जब तलाशी सर्चिंग शुरू हुई गड्ढे से लेकर समंदर के तट तक, जब पूछताछ हुई, फिर चीज़ें देखी गई, तो उस वक्त टेक्नोलॉजी और मोबाइल भी बहुत कम ही थे, कैमरे वैमरे का उतना था ही नहीं, और ये देश इतना शरीफ था कि मजबूत दीवार और लोहे के गेट और इन्हीं सब चीज़ों पे इसने अपनी पूरी इस बैंक की बुनियाद रखी हुई थी। तो पता चला कि इस तट के पास पिछली रात एक पनडुब्बी देखी गई थी, एक छोटा सा सबमरीन, और ये लगातार इसके आसपास थी। अब जब इस पनडुब्बी की बात आई तो फिर पुलिस को पूरी कहानी समझ में आई। इसके बाद जब सारी कड़ियाँ जोड़ी गई तो जो पूरी कहानी आई वो कुछ यूँ थी। इस बैंक में नेगोशिएटर जॉनसन का भी अकाउंट था। जॉनसन एक अरबपति था, जर्मनी का रहने वाला था। उसने इस बैंक को देखा, उसे लगा कि यहाँ पे उसके जैसे तमाम अरबपतियों के पैसे हैं, लालच बुरी चीज़ होती है। उसने कहा आराम से 10,000 करोड़ तो कहीं नहीं गए होंगे, उसकी मिल्कियत में और इजाफा होगा। उसके बाद उसने इस बैंक को लूटने का प्लान बनाया। अपने कुछ लड़कों को साथ रखा, बैंक के अंदर गया और कुछ नहीं, बड़े शरीफ लोग थे, सबको एक हॉल में बंद कर दिया गन दिखाकर। इसके बाद अब उन्होंने टेप रखा हुआ था, उस टेप को वॉकी टॉकी और उसके थ्रू जो बाहर लाउड स्पीकर था वो बीच बीच में चला देते कि लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, बख्श देने की गुहार लगा रहे हैं। बीच में एक गोली की आवाज़ सुनाई दी और फिर प्लान के तहत उन्होंने कहा कि इस पूरे बातचीत का जो नेगोशिएशन करेगा, जो बातचीत करेगा पुलिस सरकार की तरफ से, वो खुद जॉनसन होगा। यानी जिस शख्स ने इस बैंक रॉबरी की साजिश रची वही शख्स बैंक के अंदर बैठे रॉबर से नेगोशिएशन कर रहा है। मास्टर वही था, मास्टरमाइंड वही था।
उसने उस बैंक के अंदर से ही तमाम वक्त लिया, सारे लॉकर तोड़े और उसके बाद जो सबमरीन थी पनडुब्बी, इधर पुलिस को उलझा कर रखा, 2 बोट मंगवा कर रखा कि उस बोट से जाएंगे। पुलिस की नजर निगाहें उस बोट पर है कि रॉबर बैंक से निकलेंगे, इस बोट पे जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि एक गड्ढा, एक टनल जो पहले से है वो समंदर के दूसरी तरफ तट के ऊपर खुलेगा और वहाँ पे एक सबमरीन है। वो उसी रास्ते उस तट तक पहुँचे, उस सबमरीन में बैठे, सारा माल लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए। पुलिस बेवकूफ़ बन चुकी थी, सारे लोग बिल्कुल सेफ थे, उनको बाहर निकाला गया। अब अगले दिन तक अखबारों में खबर आई, लेकिन फिर ये हुआ कि क्या किया जाए इस बैंक रॉबरी का। तो तय हुआ कि मोनाको चूँकि एक बड़ा सेफ जगह है, टैक्स हेवन है, लोग काले धन यहाँ के रखते भी हैं, अगर ये बात पता चल गई दुनिया को तो दुनिया के अमीर लोग, रईस लोग जो यहाँ बेफिक्र होकर आते हैं छुट्टियाँ मनाने, उन पे बड़ा असर पड़ेगा इकोनॉमी का, इकोनॉमी गिर जाएगी। तो फिर ये तय हुआ कि एक झूठी कहानी सुनाई जाए, वो ये कि इस बैंक रॉबरी को सॉल्व कर लिया गया है, थोड़े बहुत पैसे लूटे गए थे वो सब रिटर्न हो गया। लेकिन आज भी, और जो अमीर रईस लोग थे जिनके बैंक में पैसे थे, कहते हैं कि उन सबको बुलाकर सच्चाई बता दी गई थी, शायद उनको कुछ मुआवजा भी दिया गया और उन्होंने भी ये बात अपने तक रखी। क्यों? क्योंकि उनके भी जो पैसे और सारी चीज़ें थी वो एक तरह से ब्लैक मनी था। तो जब ब्लैक मनी है तो फिर पुलिस के पास वो कहाँ जाएंगे, किसको बताएंगे कि ये मेरा धन है। और उनकी शर्त ये थी कि आप एक बार बैंक में जो भी पैसे रखेंगे आपको, आपके अलावा दुनिया में किसी को नहीं बताया जाएगा, जो स्विस बैंक का रूल है। तो इस तरीके से इस पूरी कहानी को अंजाम दिया गया और एक जो निगोशिएट कर रहा था, द निगोशिएटर, वही था मास्टरमाइंड 10,000 करोड़ रुपए की इस बैंक चोरी का। 31 साल हो गए हैं, कहते हैं आज भी इसकी सच्चाई नहीं मालूम। तो ये थी आज की कहानी खत्म करूँ वही उससे अपने पहला सिलसिला। आज दानिश, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दानिश। और ये आनी अली ने भेजा है मुंबई से, एंड थैंक यू सो मच आनी जी आपके इस मेल के लिए। अशोक, बल्कि आशीष शर्मा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आशीष। और ये रजनी शर्मा जी के पति हैं इस्माइल का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे इस्माइल। और ये रिजवान शेख ने भेजा है। साथ ही अरुण कुमार, इनका भी बर्थडे है, ये नेपाल से हैं और अबू धाबी में रह रहे हैं इस वक्त, तो हैप्पी बर्थडे अरुण। इसके अलावा धर्मेंद्र सहानी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे धर्मेंद्र जी। और ये भेजा है कनिष्का ने भेजा और साथ ही ईशा ने भेजा। साथ ही प्रीति एंड पवन सिंह की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और ये भेजा है इनकी लाडली बिटिया पूर्वांशी सिंह ने। साथ ही आलिया एंड अली फरहान, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है, तो आलिया और अली आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, दोनों ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। खतीजा, वीरानी एंड ईवा लंदन में, एंड थैंक यू सो मच ईवा, आपने ये जो मेल लिखा है, एंड आपकी मम्मी को भी थैंक यू सो मच दिल से इस प्यार के लिए। सुषमा सिंह मुंबई से ही है। अभी मैं जब ये कहानी रिकॉर्ड करने आया था उससे पहले हमारे दफ्तर में ये कुलीग मिली लिफ्ट में, और उन्होंने मुझे कहा कि एक बहुत पाबंदी से कहानी सुनती हैं, आपकी फ़ैन हैं। उन्होंने कहा हमारी भाभी हैं सुषमा सिंह जी, मुंबई में रहती हैं। तो थैंक यू सो मच सुषमा जी, क्योंकि मैंने वादा किया था कि आज मैं कहानी में आपका फिर जिक्र भी करूँगा। तो थैंक यू आपके इस प्यार के लिए, आप हमेशा अच्छी रहें। रवि कुमार, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा प्रेम सिंह, इसके अलावा प्रेम सिंह समेत बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड कप क्रिकेट के बारे में जो मैं शुरू में कह चुका, तो इसलिए आप उसको रहने दीजिए। यशपाल बिश्नोई, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे कहूँगा, जैसे मैंने उस दिन कहा था कि दुआएं कीजिएगा, प्रार्थनाएं कीजिएगा जीत के लिए, पर अब एक चीज़ कहूँगा, हार जीत सिक्के के 2 पहलू हैं। 10 मैच हमने बहुत अच्छा खेला, तो हम में से किसी को भी टीम इंडिया से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम वर्ल्ड कप नहीं जीते, लेकिन अच्छा खेले और 10 मैच शान से खेले, बस एक मैच बुरा खेले, होता है ज़िंदगी में। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।